हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का एक और इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट करेंगे आज जुलाई 2020 करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में। अगर आप देखना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में सेशन जिसमें मैं कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, तो आप इंग्लिश मीडियम का सेशन देखिए। दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज फॉर आवर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, फॉर आवर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स, फॉर दोज हु हैव लैंग्वेज बैरियर, जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, इंग्लिश का सेशन भी डालते हैं। कहना ये चाह रही थी, सेशन एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने सिलेक्टिव क्वेश्चंस है और कितने इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, इंडिया को यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में अगर 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया है, क्या आपको ये सुन करके पता चल रहा है कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है? ऐसे ढेरों क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी सेशन, बट एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। करंट अफेयर्स में कोई डिफरेंस मेजर नहीं होता है, ये समझिए। करंट इवेंट्स है, करंट हैपनिंग्स है, तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में सेम आती हैं। ये क्वेश्चंस आपको बहुत काम आएंगे, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर दिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब पक्का से करिएगा अगर नहीं किया है अभी तक। बेल आइकॉन जो साथ में है उसे जरूर दबाइएगा, तभी नोटिफिकेशन आएंगे, तभी पता चलेगा कि हमने नया वीडियो डाला है। पहला क्वेश्चन, अब देरी नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंडिया टू बी, अब आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए। इंडिया टू बी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2 years। तो अब ये 2 year का जो पीरियड है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को जिसका नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है, इसके बारे में ना थोड़ी और बातें भी करेंगे कि परमानेंट मेंबर्स होते हैं 5। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम कह रहे हैं परमानेंट मेंबर्स होते हैं 5, और अगर हम नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10। यहाँ पे हम देशों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है तो उसके अंदर हम कह रहे हैं 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, मतलब 5 परमानेंट मेंबर देश हैं और 10 नॉन परमानेंट देश हैं। हम कह रहे हैं, अब इसको जरा 1 by 1 पढ़ते जाएंगे कि कैसे बदलते हैं, कैसे चुन रहे हैं। इससे पहले ये पढ़िए कि 2021 और 22, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए बनाया गया है, तो वो साल है 2021 और 22। एक बात, दूसरी बात है कि जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है वो बताया गया है, उसे नॉर्म्स अचीव करना है। तो नॉर्म्स हम इंग्लिश वर्ड नहीं मान रहे, नॉर्म्स का भी एक्सपैंडेड फॉर्म है यहाँ पे, कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव है, जो इंडिया अचीव करना चाहता है वो है नॉर्म्स का फुल फॉर्म, मतलब न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं, देखिए क्या कह रहे थे हम लोग। इंडिया टू बी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अगस्त 2021। आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दूं, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, उनकी टर्न होती है प्रेसिडेंट बनने की। तो इंडिया की भी एक बार टर्न आएगी प्रेसिडेंट बनने की। तो इंडिया की जो टर्न आएगी प्रेसिडेंट बनने की वो आएगी अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट का टर्न अपना निभाएगा। नॉन परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स इलेक्टेड एवरी ईयर, और वो 5 जो है हम कह रहे हैं यहाँ पर चुन के आते हैं। हम कह रहे हैं, ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि 10 है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट किए जाते हैं हर साल वो 5। ड्यूरेशन जो होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का, वो स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि 2 साल होता है, लेकिन हर साल 5 इलेक्ट किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, नीचे जो लास्ट पॉइंट है जिसमें मैंने आपको ये पहले स्टार्ट करने से पहले बताया था कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए क्या कहता है। एज पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, India's position in terms of purchasing power parity, PPP ही से कहा जाता है, और जनरली जब भी आप सुनेंगे तो PPP ही कहा जा रहा होगा। तो ट्रिपल P का मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी है। एक्चुअल में आप इंडिया का पार्ट है, आप अपने देश में रहकर अपनी करेंसी से
क्या खरीद सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं, आपकी वो परचेजिंग पावर है। तो वो परचेजिंग पावर पैरिटी देशों के हिसाब से बताया जा रहा है कि एज पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इंडिया की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थर्ड है, ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आप पहले इन पॉइंट्स को तीनों को ध्यान से पढ़िए। परचेजिंग पावर पैरिटी की बात हो रही है, आप अपने देश की करेंसी में जो जितना खरीदने की क्षमता रखते हैं हम उसे परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। उसके हिसाब से चाइना टॉप पे है, यूएसए नंबर 2 पे है और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी ये डेटा आया था इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है, 2017 की बात हो रही थी, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। 2020 में पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जब ये आता है डिक्लेयर किया जाता है तभी मैंने आपको पढ़ाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए जरा। फीफा 2023, तो फीफा 2023 विमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल। अब यहाँ पे होस्ट की बात हो रही है। होस्ट नेशन जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2023 जो है फीफा का 2023 का विमेन्स वर्ल्ड कप जो है, विमेन्स वर्ल्ड कप कौन सा वाला, फुटबॉल वाला। होस्ट कंट्री एक नहीं है, होस्ट कंट्री 2 है, इसलिए और इंपॉर्टेंट बन गया ना, ऑस्ट्रेलिया भी और न्यूजीलैंड भी, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए, ₹50,000 करोड़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च अक्रॉस 6 स्टेट्स। अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम से थोड़ा पता चल रहा है क्या, स्किल मैपिंग ऑफ रूरल लेबर। बहुत सारे माइग्रेंट्स थे जो अपनी अपनी स्टेट्स को लौट गए, देखा आपने। और आपने ये टाइम, ये कितना हम लोगों को बुरा लग रहा था जब वो माइग्रेंट्स वापस जा रहे थे बेचारे, किस हालत में। यहाँ पर स्किल मैपिंग हो रही है उस माइग्रेंट लेबर की, ताकि वो जो अपनी स्टेट को लौट गए माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको अपनी स्टेट में ही आसपास में ही कुछ काम मिल जाए, स्किल मैप कर लें और आसपास ही कुछ काम उनको दे दे। 50,000 करोड़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये, 50,000 करोड़ का गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये जो लॉन्च किया है। लेकिन यहाँ पे 6 स्टेट्स में लॉन्च किया है, ये आपको बता दूं। 6 स्टेट्स में ये स्किल मैपिंग हो रही है और इसके पीछे जो मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री जो है, जो इसके पीछे है, मतलब जो इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 125 दिन का है। किसका, मिनिस्ट्री का नहीं, मतलब ये हमारी स्कीम की बात हो रही है। 125 दिन का इसका ड्यूरेशन है कि इसके दौरान कर देंगे वो। और जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहे हैं वो है 116। 125 दिन का ड्यूरेशन रखा गया है स्किल मैपिंग के लिए और 116 जो है डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सब याद रखिएगा, 125 भी और 116 भी। संकल्प पर्व टू प्लांट ट्रीज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब संकल्प पर्व से नाम से पता तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है कि किस चीज का संकल्प लिया गया है। तो पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है, ये आपको बता दूं यहाँ पर। तो जो पेड़ लगाने का संकल्प है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस संकल्प पर्व को लॉन्च किया है और 28 जून से 12 जुलाई ये संकल्प पर्व प्लांट करने वाला, ट्रीज प्लांट करने वाला इसे लॉन्च किया है। मतलब इस दौरान ये किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, यहाँ पे मैं बता दूं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जो अभी यूनियन मिनिस्टर हैं, किस चीज के लिए हमने कैसे बताया आपको, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, इंडिपेंडेंट चार्ज। और मैंने कहा प्रहलाद सिंह पटेल है जो ये हैंडल कर रहे हैं, इसलिए इनकी बात हुई क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात हुई। संकल्प पर्व इसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जुड़ा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संकल्प पर्व किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। एग्जाम में ये पूछा जाता है संकल्प पर्व किसके बारे में है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा संकल्प पर्व किस ड्यूरेशन के लिए है। आपको ये सारी बातें आनी चाहिए। पॉइंट 1 होगा, 4 सवाल बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए।
आरबीआई ने इंक्रीज किया है मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। मैंने आपको 2-3 बातें यहाँ पे समझाती हूँ और आप जरा समझ के एक बार देखना कि जब हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बोल रहे हैं तो इसके लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 पॉइंट्स है ना, आपको यही क्लासिफाई करके बताऊंगी कि इसके अंदर ये क्या कह रहा है। कहता है पहले तो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो उसे पैसा इन्वेस्ट भी करना है, तो अगर पैसा इन्वेस्ट करना है वो उसके पास, हम कह रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन बैंक से वो पैसा लेते हैं, पैसा बोरो करते हैं और आगे लेंड करते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या करती हैं, बैंक से पैसा लेती है और उसके बाद में आगे लेंड करती हैं, उधार देती हैं, लोन देती हैं। लेकिन आपको बता दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने एक कंपनी ओपन कर ली, आपने एक कंपनी बना ली और आपके पास खुद के पास कुछ भी नहीं है। यहां बताया जा रहा है कि आरबीआई ने जो है इंक्रीज किया है मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास पहले अपना 10 करोड़ होना चाहिए था नेट ओन्ड फंड्स, अब उसको बढ़ा करके बोल दिया है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास अपना मतलब नेट ओन्ड फंड जो है वो 20 करोड़ होना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी, अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, क्योंकि वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो रियल एस्टेट में पैसा ज्यादा लगाना चाहिए उसको, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए क्या कहा जा रहा है, अब पढ़िए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ हाउसिंग लोन्स, रियल एस्टेट लेंडिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मस्ट हैव एज इट्स नेट एसेट्स 50%। मतलब अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब वो लोन देती है, अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जितने का भी लोन दे रही है, अगर 100% का लोन दे देती है तो 100% में से 50% जो है उसे वो रियल एस्टेट में देना होगा। एक बात ये। तीसरा पॉइंट ये कह रहा था कि इस 50% में भी उसे 75% इंडिविजुअल होम बायर्स को देना पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ आप हो, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ कोई और है, तो हमें जो दिया जाएगा वो इंडिविजुअल होम बायर्स के हैं, हम वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन ले रहे हैं। लेकिन एक तरफ कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, हमने कहा, तो वो भी क्या करेंगी, लोन लेंगी। रियल एस्टेट कंपनीज भी लोन लेती हैं और इंडिविजुअल होम बायर्स भी लेंगे, बिल्डर्स भी लेंगे। तो हम कह रहे हैं इंडिविजुअल को देना है उस 50% का 75%, बाकी जो है वो आप कंपनीज को दीजिए, बिल्डर्स को दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा। एसेट साइज फॉर नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। पहले पूरा पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूं, दिमाग में बिठाएंगे पक्का से। एसेट साइज फॉर नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अब ये HFC-ND लिख दिया है, तो ND का मतलब नॉन डिपॉजिट है, ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली HFCs की बात कर रहे हैं हम। टू बी ट्रीटेड एज सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट HFC, 500 करोड़ या फिर मोर। कह रहे हैं ऑल डिपॉजिट टेकिंग HFCs irrespective of asset size to be treated as systemically important HFCs। चलिए अब समझते हैं क्या मतलब है। आपको बता दूं, एसेट साइज डिसाइड करेगा कि सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है आप या नहीं, लेकिन किस कंडीशन पे। आपको बताऊं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 2 तरह की, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो डिपॉजिट टेकिंग होती है, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो डिपॉजिट टेकिंग नहीं होती है। तो नॉन डिपॉजिट के अंदर इन्होंने कहा है, ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के HFCs के अंदर ही कहा है कि अगर इनका साइज 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा का है तो इन्हें सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का कहा जाएगा, का रैंक दिया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं जो डिपॉजिट टेकिंग है, जो डिपॉजिट लेने वाली है, तो डिपॉजिट लेने वाली सारी की सारी, एसेट साइज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी की सारी सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट HFCs हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा किस तरह की नॉन डिपॉजिट HFCs हैं जो सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट HFCs कही जाएंगी। तो आप कहेंगे वहां पर क्लासिफाई किया हुआ है कि 500 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर साइज है तो हम कह रहे हैं वो सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट HFC है। लेकिन मैंने क्या कहा था, डिपॉजिट टेकिंग वाली सारी HFCs सारी की सारी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट HFCs हैं, एसेट साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड, यहां पर अगर मैं बात कर दूं, पहले जरा ध्यान से पढ़िए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की मैं बात कर रही थी।
तो बहुत सारे आप देख रहे हैं ना, पीएमसी का घोटाला हो रहा है, कोई भी तरह का कोऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट है और फिर भी क्या हो रहा है, बैंक में घोटाला हो रहा है और बैंक डूब जाता है और आप बहुत सारे लोगों को परेशान देखते हैं, सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियोस आते हैं। तो अब इन सब को आरबीआई के सुपरविजन में लाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले मैंने कहा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, साथ ही साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सबको आरबीआई के सुपरविजन में लाया गया है। और ये जो बात चल रही है, जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ा है, इसके लिए संशोधन करना पड़ा है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वाला, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वाला, इसमें संशोधन किया, इसमें अमेंडमेंट किया, इसमें चेंज किया, जिससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के सुपरविजन में आ गए हैं। इन्हें ऐसा लगता है शायद आरबीआई के सुपरविजन में आएंगे तो कम घोटाले होंगे, क्योंकि सीधी बात है आरबीआई के सामने आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए। अब माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इसके साथ सर्बिया के प्रेसिडेंट नए अलेक्जेंडर व्यूकिक, पहले मैं बोल दूं माइकल मार्टिन, 2-3 बार बोलूंगी, शायद याद हो जाएगा, मैं ट्राई पूरा करूंगी, लेकिन आपको भी पूरा ऑपरेट करना है, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के याद करना है और साथ में नोट्स भी बनाने हैं। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री नए और सर्बिया के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर व्यूकिक। प्लीज नाम मत भूलना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अग्रीमेंट फॉर फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइंड बिटवीन इंडिया एंड भूटान। 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये, 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। इंडिया और भूटान के बीच में हमने नए पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अग्रीमेंट साइन किया है, आपको बता दूं, जिसका नाम है खोलोंगचू प्रोजेक्ट। खोलोंगचू प्रोजेक्ट जो है इंडिया और भूटान के बीच में, और नाम से ये मत समझ लीजिएगा कि चाइना के बीच में है या नेपाल के बीच में है, आपको याद रखना पड़ेगा। पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कितने मेगावाट का है ये भी आपको पता होना चाहिए, 600 का। और मैंने बोला खोलोंगचू प्रोजेक्ट इसका नाम है। इंडिया ने साथ ही साथ एमओयू हम कह रहे हैं साइन किया है ऑन एनवायरमेंट कोऑपरेशन नेचुरल रिसोर्सेज विद भूटान। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल डॉक्टर्स डे, आपने ये सुना ना, बहुत सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड आ रहे थे। तो नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए, 36th आसियान समिट। 36th आसियान समिट, आसियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, धीरे धीरे बोल रही हूं ताकि आप लिख पाओ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये होता है आसियान। तो हम कह रहे हैं 36वां आसियान समिट चेयर्ड बाय वियतनाम, मतलब कौन हेड कर रहा था? तो वियतनाम हेड कर रहा था। और जो उसका थीम रखा गया था वो था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। प्लीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई ने लॉन्च किया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 टैक्सेबल स्कीम फ्रॉम जुलाई 1st 2020। टेन्योर इसका 7 साल। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आरबीआई बॉन्ड्स की जब हम बात कर रहे हैं कि पहले भी आरबीआई ने जो था वो बॉन्ड्स लॉन्च किए थे, 2018 वाले की बात हम कर रहे हैं, जिसमें जो इंटरेस्ट था वो फिक्स्ड था, 7.75% का आरबीआई इंटरेस्ट देता था। अब आप जानते हैं कितनी खराब हालत चल रही है, 7.75% इंटरेस्ट देना पॉसिबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसे, आरबीआई ने इसे क्या किया, विड्रॉ कर लिया, बंद कर दिया इस स्कीम को। उसकी जगह पे अब इसको लेकर आए हैं। लास्ट टाइम मैंने ये पढ़ाया था आपको कि ये 7.75 इंटरेस्ट रेट वाला बंद कर दिया है आरबीआई ने इस बॉन्ड्स को। उसकी जगह पे फ्लोटिंग रेट वाला ले आए हैं। फ्लोटिंग का मतलब आप ये समझ लीजिए ना, बाजार के
बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहेगा, वो फ्लोटिंग रेट होता है, तो फिक्स नहीं दे रहे हैं। अब इस बार तो फ्लोटिंग रेट कर दिया और बोला आरबीआई ने लॉन्च किया है फ्लोटिंग रेट वाला सेविंग्स बॉन्ड और ये टैक्सेबल है और कह रहे हैं जुलाई 1 2020 से स्टार्ट होगा और इसका जो टेन्योर रखा है वो है 7 साल। अगला सवाल, G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट 2020 की बात हम कर रहे हैं, तो अब सीधी बात है, अगर एजुकेशन मिनिस्टर्स का मीट हो रहा है G20 वाला, रमेश पोखरियाल निशंक यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसे अटेंड किया था। G20 वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट हुआ 2020 वाला, वर्चुअल मीट ही होता है। अब आप जानते हैं कि कोई जा तो सकता नहीं है, अटेंड तो कर नहीं सकता, तो वर्चुअल मीट होता है। हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से हम कह रहे हैं यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे ज्वाइन किया था, अटेंड किया था। अगला क्वेश्चन, यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल, तो आनंदीबेन पटेल जो है यूपी गवर्नर हैं, आपको बता दूं, उसके साथ साथ इन्हें अब मध्य प्रदेश का भी गवर्नर बना दिया गया है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल अब मध्य प्रदेश की भी गवर्नर बन गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, पहली इंडियन कंपनी टू बी वैल्यूड एट $150 बिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 10 बिलियन, 50 बिलियन नहीं, 150 बिलियन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात हम कर रहे हैं कि पहली भारतीय कंपनी जिसका वैल्यूएशन हम बता रहे हैं, जिसका वैल्यू $150 बिलियन। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आरबीआई ने एक्सटेंड किया एनहांस्ड बोरोइंग फैसिलिटी फॉर बैंक्स अंडर एमएसएफ टिल 30 सितंबर 2020। अब इसका मतलब क्या है, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हर बार ही थी, लेकिन हम कह रहे हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में हम बात कर रहे हैं कि एनहांस्ड बोरोइंग फैसिलिटी, अब इसे एनहांस कर दिया गया ताकि बैंक्स और ज्यादा लोन ले और इजियर हो गया है, मेथड इजियर कर दिया गया है, तो लोन ज्यादा लेंगे और इस स्कीम को एनहांस किया गया है, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है इसके टाइम ड्यूरेशन को, ताकि बैंक्स और लोन लेते रहें। 30 सितंबर 2020 तक एक्सटेंड किया है आरबीआई ने इस एनहांस्ड बोरोइंग फैसिलिटी को बैंक्स के लिए। आरबीआई ने एक्सटेंड किया है मिनिमम 80% सीआरआर मेंटेनेंस फॉर बैंक्स टिल 25 सितंबर। आपको बताऊं, कमीशन टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, जी रोहिणी कमेटी है ये, जी रोहिणी कमेटी है। जी रोहिणी कमेटी जो है क्या करेगी, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन को, ओबीसी के अदर बैकवर्ड क्लासेस के सब कैटेगराइजेशन को एग्जामिन करेगी, उसको देखेगी। कमिटी है जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इंप्लीमेंटेशन फॉर एमएसएमई, राजनाथ सिंह कमेटी है एक। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, यहाँ पे लोन देने की बात हो रही है, इमरजेंसी लोन देने की बात हो रही है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है एक, हम उसकी बात कर रहे हैं और इसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। इसको इंप्लीमेंट कहां करना है, एमएसएमई को लोन दे करके। तो जो ये स्कीम है इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, राजनाथ सिंह कमेटी है, जो इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, मतलब लोन दिलवाएगी एमएसएमईज को, मतलब हम कह रहे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। और ये इमरजेंसी आप जानते हैं क्यों है। नीति आयोग जो कमेटी है, मतलब ये अमिताभ कांत एक कमेटी है, नीति आयोग की कमेटी डेवलप करेगी जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबर। आप जानते हैं कि माइग्रेंट लेबर जो है, बहुत सारे जो अपने स्टेट्स में वापस चले गए, अब सबको जॉब की जरूरत होगी, तो माइग्रेंट लेबर के लिए जो जॉब है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएगी कौन, नीति आयोग की एक कमेटी, अमिताभ कांत कमेटी। विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी, अब आप कहेंगे ये तो इंडिया में बन रही होगी, नहीं इंडिया में नहीं बन रही है। क्वेश्चन देखिए, लॉस एंजलिस यूएसए में बन रही है। इंडिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी नहीं कह रही हूं मैं यहाँ पे वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया कह रही हूँ। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इंडिया वाली मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी अदर देन इंडिया, आउटसाइड इंडिया लॉन्च हुई है लॉस एंजलिस यूएसए में। अगला क्वेश्चन देखिए,
फर्स्ट हिंदू टेम्पल टू कम अप इन पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, और श्री कृष्णा टेम्पल है, श्री कृष्णा टेम्पल जो इस्लामाबाद में बनेगा, पहला हिंदू टेम्पल पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में पहला हिंदू टेम्पल बनेगा, श्री कृष्णा टेम्पल है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया के पहले, हम कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट 2 वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट लाइक रेलवे स्टेशन। आपको अजीब लगेगा क्योंकि आपने कभी कोई ऐसा रेलवे स्टेशन देखा नहीं होगा शायद। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया के पहले ऐसे 2 वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट लाइक, मतलब एयरपोर्ट के जैसे दिखने वाले रेलवे स्टेशन। तो ये कैसा बनाया जाएगा, ये कह रहे हैं रेलवे स्टेशन ऐसे बनाए जाएंगे एयरपोर्ट लाइक। कुशीनगर एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है उसे डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कुशीनगर वैसे भी उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर को आप वैसे भी गौतम बुद्धा से जोड़ करके बहुत बार सुन चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि ये यूपी में ही है। एक बार मैं और बोल देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। मैं कह रही थी यहाँ पर, क्योंकि मैंने काफी बार एयरपोर्ट बीच में बोल दिया, मैं ये कह रही थी एयरपोर्ट के जैसे 2 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, एक हबीबगंज मध्य प्रदेश में, और हम कह रहे हैं गांधीनगर गुजरात। ये दिल भी एज ग्रैंड, उतने अच्छे बनाए जाएंगे जैसे कि कोई एयरपोर्ट होता है। और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट मैं कह रही थी, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे बना दिया गया है। अब मैं रैप अप कर रही हूँ। इंग्लिश का वीडियो अगर आप देखना चाहें तो इंग्लिश के वीडियो पे पहुंचे, ऐसे और वीडियोस हम डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।